हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका प्यारा सर अदफर सर और आप सबका वेलकम करता हूं हमारी डीबीएमएस के इस सीरीज में। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें हमने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। अब आज के इस लेक्चर में हम अपना मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कीज को समझेंगे, क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज और हर किसी की का क्या रोल है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और ईआर मॉडल क्या होता है और इसका रोल क्या है। सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल 2 में हम क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो भी आज के इस वीडियो में। हम समझेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझेंगे, ऑन डिलीट, कैस्केड, सुपर की, ईआर मॉडल में इंटिटीज क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप्स को पढ़ेंगे, वीक इंटिटी सेट, स्ट्रॉन्ग इंटिटी सेट, ईआर मॉडल मिनिमाइजेशन और उसके साथ साथ ईआर मॉडल के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखना, अगर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो इन टॉपिक्स में आपको 7 से 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे पूरे सेमेस्टर में। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इन सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट 2 से 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से एज वेल एज कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम से और इंटरव्यूज में भी इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं। मैं इस पूरे डीबीएमएस में जो ये सीरीज में आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूं जो कि डेटाबेस सिस्टम्स बाय रमीज अल मसरी। इस बुक को मैं फॉलो कर रहा था अपने टाइम पे भी, और ये मेरी अपनी बुक है जब मैं पढ़ रहा था, तो आप इसी बुक को फॉलो कर सकते हो। नवासी की है ना। इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी टॉपिक्स पे पढ़ा रहा हूं, मैक्सिमम मैंने इसी बुक से निकाली है, तो आपको रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉड्यूल। सबसे पहले हम समझेंगे इंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और डोमेन्स क्या होते हैं। देखो, हमें इस पूरे लेक्चर में जो हमारा मेन एजेंडा है ना, वो है ईआर मॉडल को समझना। ईआर मॉडल में जितने भी बेसिक्स हैं, एडवांस कंसेप्ट्स हैं, उन सब को समझना, यही हमारे आज के इस क्लास का एजेंडा है। अब जब भी हम ईआर मॉडल के बारे में बात करते हैं ना, हमें समझना है पहले इंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, हमारा इंटेंशन क्या है, एजेंडा क्या है, क्यों हम डीबीएमएस सीख रहे हैं? ताकि हमारे पास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, या हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के डेटा को हम किस तरीके से अपने स्टोरेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद रिट्रीव कर सकते हैं, ताकि हमारे पास रिडंडेंसी कम हो, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो, हम डेटा को रिट्रीव कर सकें, वो भी इफिशिएंटली। और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी हम काफी सारी चीजें करना चाहते हैं। यूजर ऑथराइजेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो काफी सारी चीजें थे। एंटायर आइडिया इज कि हम अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हम अपने डेटाबेस को डिजाइन करना चाहते हैं। अब जब हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं, उस डेटाबेस में हम स्टोर क्या रखेंगे? उस डेटाबेस में हम आप रियल वर्ल्ड इंटिटीज को रखेंगे। अब यहां पे सवाल है, इंटिटी क्या होती है? इंटिटी कुछ भी नहीं, जिस भी सिस्टम को आप सॉल्व कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, जिस भी एप्लीकेशन को आप बना रहे हो, उस एप्लीकेशन को आपको देखना है और उसमें समझना है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटाबेस में, और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एक कॉलेज जो है उसका एक डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूं। अब इस कॉलेज में मेरे पास डिफरेंट रियल वर्ल्ड इंटिटीज हैं जिनको मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूं। नंबर 1 इज स्टूडेंट, नंबर 2 इज मे बी टीचर और एम्प्लॉय, नंबर 3 इज डिपार्टमेंट, राइट, नंबर 4 इज कोर्स। अगर आप देखोगे ना, ये सारी की सारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश भी कर सकता हूं क्योंकि इन दोनों के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। तो ये होते हैं इंटिटीज जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जिनको आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो किसी और से उसी सेम सिस्टम के अंदर। अब ये जो इंटिटी है, ये एक पर्सन भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी, इवेंट भी, कंसेप्ट भी। अगर मैं पर्सन की बात करूं तो एक कॉलेज डेटाबेस के लिए स्टूडेंट मेरे पास एक इंटिटी है, टीचर मेरे पास एक इंटिटी है, वार्डन मेरे पास एक इंटिटी है। और अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, वहां पे अगर मुझे एक पर्सन को स्टोर करना है एक डेटाबेस में जो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर्स, वो एक डॉक्टर हो सकता है। प्लेस के बारे में हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट है, बुक है, व्हीकल है, कंसेप्ट मेरे पास कोर्स है, प्रोजेक्ट है। तो ये सारी की सारी रियल वर्ल्ड इंटिटीज है। क्यों? क्योंकि आप इनको इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो किसी और से विद इन द सेम सिस्टम।
जब आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब यहां पे सवाल है कि एंटिटी तो समझ आ गया, जब हम एक डेटाबेस को डिजाइन करते हैं उस डेटाबेस के अंदर हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर्स, उन्हीं को एंटिटीज कहते हैं। लेकिन सर इनकी टाइप्स भी तो होती हैं, दो टाइप्स होती है, एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दूसरा है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जो आप उस सिस्टम के लिए एक डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो जिसके पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो उस डेटाबेस के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। So a strong entity is one that exists independently in the database and has its own primary key. तो कोई भी टेबल, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसके पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जो इंडिपेंडेंटली उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वही कॉलेज का सिस्टम है, उसमें मेरे पास एंटिटी क्या है, एक स्टूडेंट है, एक एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट भी एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एंटिटी है। अब अगर मैं स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली देखूंगा ना, हर किसी स्टूडेंट को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं उसके एनरोलमेंट आईडी के थ्रू। इसका मतलब है हर कोई स्टूडेंट उस कॉलेज की डेटाबेस सिस्टम में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी अपनी प्राइमरी की एक आइडेंटिटी है, और उसी एंटिटी को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। अ स्टूडेंट एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ स्टूडेंट आईडी। इन कंट्रास्ट ऑन द अदर हैंड, जब मैं वीक एंटिटी के बारे में बात करता हूं, उसके पास अपनी कोई एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती है, मतलब उसके पास अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती है। सो ए वीक एंटिटी डज नॉट हैव प्राइमरी की ऑफ इट्स ओन, विच मीन्स ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये डिपेंडेंट है किसी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, एंड रिलाइज ऑन ए रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एन एनरोलमेंट एंटिटी, एक एनरोलमेंट एंटिटी उसी कॉलेज डेटाबेस सिस्टम में विच रिकॉर्ड्स विच स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन विच कोर्स। तो ये जो एनरोलमेंट है ना एंटिटी, ये डिपेंड करती है स्टूडेंट आईडी पे एंड कोर्स आईडी टुगेदर फॉर यूनिकनेस। अगर स्टूडेंट हुआ ही नहीं, अगर कोर्स आईडी हुई ही नहीं, तो एनरोलमेंट का वो डेटा पॉइंट भी नहीं होगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये डिपेंड करता है किसी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन पे, मतलब ये इंडिपेंडेंटली अपनी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन, और उस तरह की एंटिटी को हम वीक एंटिटी कहते हैं। अब यहां पे एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। देखो मेरे पास एक कॉलेज का डेटाबेस है, उसमें मैंने अपने एंटिटीज को लिस्ट डाउन किया, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे पास हॉस्टल्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हर कोई एंटिटी के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। स्टूडेंट के पास क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट के पास क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के पास क्या है, स्टूडेंट एज, राइट, स्टूडेंट जेंडर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी कॉलम्स आप उस एंटिटी के लिए रख रहे हो, उसी को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। An attribute is a property or characteristic of an entity. So attributes are the properties of characteristics of an entity. Same चीज लिखी है मैंने. They describe specific details about an object stored in a database. In a table, attributes are represented as columns. तो जब आप एक टेबल देखते हो ना, आपने काफी सारे टेबल्स देखे होंगे इंटरनेट पे, SQL टेबल्स आई मीन, तो वहां पे जितने भी कॉलम्स है ना, उन सब कॉलम्स की जो हेडिंग होती है ना, वो एट्रीब्यूट होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरा क्या है, नेम अजफर, तो नेम मेरा एट्रीब्यूट है। एज 28, एज मेरा एट्रीब्यूट है। जेंडर मेल, जेंडर मेरा एट्रीब्यूट है। आधार जो भी है, आधार मेरा एट्रीब्यूट है। तो ये सारे के सारे कॉलम्स बनेंगे जो मेरे डेटा पॉइंट को, मेरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एक डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल इन ए स्टूडेंट टेबल, एट्रीब्यूट्स इंक्लूड स्टूडेंट आईडी, नेम, email, and marks. Each attribute stores a single type of information, and attributes help define the structure of data in a database. तो मेरे पास स्टूडेंट एंटिटी है, उसी एंटिटी की कुछ पॉसिबल एट्रीब्यूट्स नेम, रोल नंबर, एज, डिपार्टमेंट हो सकती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जब मैं एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करता हूं ना, हमारे पास डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मेरे पास है, दैट इज सिंपल। उसके बाद है कंपोजिट, देन आई हैव डिराइव्ड, देन आई हैव मल्टी वैल्यूड, की एट्रीब्यूट्स एंड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो समझते हैं ये एक एक करके क्या है। याद रखना, एग्जाम्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एंटिटीज
एट्रीब्यूट्स एंड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें आपको सारी की सारी टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे पास है। तो समझते हैं सबसे पहले सिंपल वर्सेस कंपोजिट। जब मैं सिंपल एट्रीब्यूट के बारे में बात करता हूं ना, ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। दे रिप्रेजेंट अ सिंगल वैल्यू एंड आर एटॉमिक इन नेचर। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट है, उसका एक एट्रीब्यूट है एज। एज का एक ही वैल्यू ना, एज को आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, एज को आप और फर्दर मोर डिवाइड नहीं कर सकते हो इन मोर एट्रीब्यूट्स। सच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। रोल नंबर, each of these holds a single indivisible value. On the other hand, जब मैं composed attributes की बात करता हूं, ये वो attributes होते हैं जो बने होते हैं smaller sub parts. These can be further broken down into more meaningful attributes, into more meaningful components. Example, full name. आपके पास एक कॉलम है full name, लेकिन आप उसको और further divide कर सकते हो into first name and last name. सिमिलरली आपके पास एड्रेस एट्रीब्यूट है, एड्रेस को आप और डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड। तो इस तरह के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं कंपोजिट। तो सिंपल वो एट्रीब्यूट होता है जो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, एटॉमिक होते हैं नेचर में उनके वैल्यूज। और कंपोजिट ऑन दी अदर हैंड जो बने होते हैं स्मॉल सब पार्ट्स के और उनको आप फर्दर डिवाइड कर पाते हो, जैसे मेरे पास एड्रेस है। डिराइव्ड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले समझते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके वैल्यूज को आप डिराइव कर सकते हो किसी और एट्रीब्यूट से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के पास दो एट्रीब्यूट्स है, एक है डीओबी, दूसरा है एज। इस डीओबी में मैंने लिखा 9, 8, 90, 98। आप चाहो तो इस एज को डायरेक्टली इस डीओबी पे डिपेंड करवा सकते हो और इसका वैल्यू डिराइव हो जाएगा एक और एट्रीब्यूट से, तो इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं whose values are calculated from other stored attributes, like age can be derived from DOB. The DOB is stored in the database and age can be calculated at runtime. उन तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट्स जिनको एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका एक कॉलम है फोन नंबर। हो सकता है ना एक सेम स्टूडेंट के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हैं, तो आप यहां पे उस कॉलम को बनाओगे कुछ इस तरीके से, यहां पे लिखा 1 2 3, एक फोन नंबर 4 5 6, एक और फोन नंबर 7 8 9। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू फॉर सिंगल एंटिटी। A student may have multiple phone numbers or multiple email addresses. Instead of storing just one, the system allows you several values for such kind of attributes. इन्हीं को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एक और तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, की एट्रीब्यूट एंड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ये कोई भी हो सकता है, या जब आप अपने डेटाबेस में टेबल को बनाते हो ना, आपने उसमें डेटा डाला। अब आप क्या चाहते हो करना? आप चाहते हो कि आप किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। तो जब आप एक डेटा को यूनिकली ढूंढना चाहते हो ना, तो आपको लगेगा उसमें कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स। तो वो एट्रीब्यूट्स जो आप यूज करते हो टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन एन एंटिटी, उस तरह के एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। सिंस आप इसको यूज करते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो इसका मतलब है कि इसमें नो डुप्लीकेट एंट्रीज एग्जिस्ट। आपने स्टूडेंट टेबल बनाया, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का जेंडर है, लेकिन आप स्टूडेंट रोल नंबर को यूज करोगे टू फाइंड ईच स्टूडेंट यूनिक। और इसका मतलब यह है किसी भी दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता है, तो वो यही है। स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर, दीज सर्व एज द यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर ईच रो इन द डेटाबेस। A single valued attribute can store only one value for each entity instance. मतलब each student can have only one date of birth or blood group. These values cannot be multiple or repeated. हमने समझा था मल्टी वैल्यूड क्या होते हैं। मल्टी वैल्यूड जहां पे मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज होगा। सिंगल वैल्यूड सिंपली जहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। एज हमेशा एक ही रहेगी, जेंडर हमेशा एक ही रहेगा, है ना। ऑल्दो आजकल हम वो भी नहीं कह सकते हैं राइट, बट एज हम बोलेंगे कि वो सिंगल वैल्यूड है। हमारे पास नाम, ऑल्दो नाम भी मल्टीपल होते हैं लेकिन ऑफिशियल सिंगल वैल्यूड है। आधार नंबर सिंगल वैल्यूड है। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस।
नाउ समझते हैं डोमेन क्या होता है। हमने समझा एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर्स, एट्रीब्यूट्स उसी एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। अब जब आप एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन की, आपने एंटिटी भी डिफाइन की, अब आपको उन एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज डालने हैं ना, लेकिन उन वैल्यूज की रेंज क्या होगी, उनमें आप क्या अलाउ करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एट्रीब्यूट बनाया एज, आप बोलोगे इसका जो रेंज है वो 0 to 100 है, ये उसका डोमेन बन गया। So a domain is set of valid values an attribute can take. It ensures data type rules and input limits. For example, आप क्रिएट करोगे एट्रीब्यूट एज, इसका डोमेन आप रखोगे कि एक इंटीजर है और इसका जो डोमेन है वो 0 से लेकर 150 तक है। ईमेल ये होना चाहिए वैलिड ईमेल फॉर्मेट का, मतलब @ होना चाहिए, .com होना चाहिए, जेंडर इन्हीं तीनों में से होना चाहिए, तो ये इसका डोमेन है। ग्रेड ABCDF इन्हीं 5 में से आप वैल्यू डाल सकते हो इस एट्रीब्यूट के लिए। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की है, इन सब को हम डोमेन्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, समरी है। तो एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल होगी। एग्जांपल स्टूडेंट, एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी उसी एंटिटी की, फॉर एग्जांपल नेम एंड एज, डोमेन अलाउड वैल्यूज फॉर दैट एट्रीब्यूट, नेम, स्ट्रिंग, एज 0 to 150, ये इन दोनों के डोमेन्स हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब इस पूरे डिस्कशन को क्लोज करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। हमारे पास एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में स्टूडेंट मेरे पास एंटिटी है और इसी स्टूडेंट की ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट की आईडी, और ये कौन सा एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है और इसका वैल्यू क्या है, इंटीजर है। नेम ये कौन सा है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, फर्स्ट प्लस लास्ट। एज ये डिराइव्ड है फ्रॉम DOP। ईमेल ये सिंगल वैल्यूड है। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये मल्टी वैल्यूड है। और डोमेन स्टूडेंट आईडी, इस हिसाब से इसका जो डोमेन है वो इंटीजर है। ईमेल ये वैलिड ईमेल फॉर्मेट है और एज 0 to 100 है। इस एग्जांपल से आपको एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और डोमेन्स भी समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं एक और डिस्कशन के अराउंड जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी आएगा ही आएगा। 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन को आने के। हमें आज के इस वीडियो में ना जितनी भी तरह की कीज हैं उन सबको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सुपर की और कैंडिडेट की को समझने से पहले हमें समझना है कीज क्या होती है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, एक स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट हमारे पास डेटाबेस टेबल्स में होता है जिनको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट्स। तो कीज वही होती है, वो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप यूज करते हो टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली इन ए डेटाबेस टेबल। तो आपके पास हजारों रोज हैं एक टेबल में, हजारों टपल्स हैं एक टेबल में। अब उसमें से आपको निकालना है एक यूनिक डेटा पॉइंट, तो आप क्या यूज करोगे, आप की यूज करोगे जिससे आप उस डेटा पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंचोगे। तो वो जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जिनको आप यूज करते हो उन्हीं को हम कीज बोलते हैं। दे मेंटेन डेटा एक्यूरेसी एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। कीज प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी। ऑफ कोर्स ये यूनिक होती हैं, इसमें आप डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी कम हो गई। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच स्टूडेंट इन स्टूडेंट टेबल। Different types of keys are used for different purposes in database management system. अब जब हम कीज के बारे में बात करते हैं ना, हमारे पास एक ही तरह की की नहीं होती है, मल्टीपल टाइप्स की की होती है, जिसमें आज के इस पहले डिस्कशन में हम समझेंगे 2 तरह की कीज को। लेकिन जो हमारे पास टोटल कीज हैं वो है 5 से 6 तरह की। नंबर 1 इज प्राइमरी की, जो कि मेन यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। कैंडिडेट कीज, ऑल पॉसिबल यूनिक कीज, मतलब देखेंगे। सुपर की, कंपोजिट की एंड फॉरेन की, इन सब कीज को अच्छे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सुपर की। सुपर की आपके डेटाबेस टेबल में काफी सारी हो सकती है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड थिंग इज, एक सुपर की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो आप यूज करते हो टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो सुपर की एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकती है या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का एक मिश्रण हो सकता है, जिससे आप किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सुपर की एक ऐसी की है जो इंश्योर करती है दैट नो 2 रोज हैव द सेम वैल्यूज फॉर अ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट।
A super key may include extra attributes that are not required for uniqueness. मतलब समझते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, मैंने एक टेबल लिया है, स्टूडेंट टेबल, जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, एट्रीब्यूट ईमेल है, मोबाइल नंबर है, नेम, और इसमें मेरे पास एक इंस्टेंस ऑफ डेटा भी है। इंस्टेंस क्या होता है? सिंपल उस टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको इंस्टेंस बोलते हैं। और इस टाइम पे इसके इंस्टेंस के अंदर 3 डेटा पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, इस टेबल में मुझे किसी भी रो ऑफ डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा? आप बोलोगे सर रोल नंबर को यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं लिखूंगा एक क्वेरी कि इस डेटाबेस में मुझे उस रो को निकालो जिसका रोल नंबर 102 है। 102 यूनिक है, वो एक ही रो का है, तो मुझे वो डेटा पॉइंट यूनिकली मिल गया। तो उस केस में मेरे पास रोल नंबर क्या है? एक सुपर की। क्या है? एक सुपर की। क्यों? क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन ऑन द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एक ईमेल के थ्रू भी तो मैं यहां पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। द आंसर इज यस। तो आप इसको भी सुपर की बोल सकते हो। बट क्या मैं मोबाइल नंबर के थ्रू यहां पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? हो सकता है मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हो जिनके सेम पेरेंट्स है और उन दोनों ने सेम मोबाइल नंबर रखा है। तो उस केस में यहां पे अगर आप देखोगे ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो इसको इंडिविजुअली मैं एक सुपर की नहीं बोलूंगा। उसी तरीके से मेरे पास नेम है, ऑल्दो यहां पे नेम के थ्रू मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, लेकिन बाद में जब आप इसमें और डेटा ऐड करोगे तो नेम भी रिपीट हो सकता है। तो पहली नजर में रोल नंबर और ईमेल सेपरेटली अलग अलग भी सुपर कीज हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इन 2 एट्रीब्यूट्स को अब मैं ज्वाइन करूंगा, मैं लिखूंगा क्वेरी, मैं इसको बताऊंगा मुझे एक ऐसा रो ऑफ डेटा दे दो जिसका रोल नंबर 101 है और उसका john@example.com है। ये अगेन इन दोनों एट्रीब्यूट्स का जो मिक्सचर है, मिश्रण है, ये भी हमेशा मुझे एक डेटा पॉइंट को यूनिकली निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 मिला के भी एक सुपर की है। But on the same time, to find uniquely, I can also use roll number individually as well. आइसोलेशन में मैं रोल नंबर को भी यूज करूंगा, लेकिन इस केस में जब मैं इसको मैं सुपर की ट्रीट कर रहा हूं ना, इस दोनों में से एक अननेसेसरी है। तो वही है मेरे इस पॉइंट का मतलब कि एक सुपर की के अंदर इट मे इंक्लूड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स एज वेल दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर यूनिकनेस। तो सुपर की हर कोई की या उनका मिक्सचर, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स जिनसे आप यूनिकली निकाल सकते हो। मैं बोल सकता हूं ना रोल नंबर, ईमेल और फोन नंबर को मिला के भी मैं डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो ये भी एक सुपर की है। मैं बोल सकता हूं ना ईमेल और फोन नंबर को मिला के भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ये भी एक सुपर की है। मैं बोल सकता हूं ना इन चारों को मिला के भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं, तो ये भी एक सुपर की है। तो इसमें जो पॉसिबल सुपर कीज है वो रोल नंबर इंडिविजुअल, ईमेल इंडिविजुअल, रोल नंबर ईमेल को मिला के भी सुपर की है, ईमेल मोबाइल नंबर को मिला के भी एक सुपर की है, रोल नंबर और नेम को मिला के भी एक सुपर की है, रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, उन चारों को मिला के भी एक सुपर की बनती है। तो आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि सुपर की हर वो एक की या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जिससे आप किसी भी डेटा पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो अननेसेसरी है फॉर यूनिकनेस। इवन ऑल कॉलम्स कंबाइंड, रोल नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, ऑल्सो सुपर की। दिस इज ऑलवेज अ सुपर की, मतलब ऑल कॉलम्स कंबाइंड, बिकॉज ऑल एट्रीब्यूट्स टुगेदर विल डेफिनेटली मेक ईच रो यूनिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा सुपर की क्या है। अब यहां पे समझते हैं कैंडिडेट की का मतलब क्या है। कैंडिडेट की वो सुपर की होती है जिसमें कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं है, सिंपल एज दैट। तो ये सुपर की, हर कोई कैंडिडेट की एक सुपर की होती है, बट हर कोई सुपर की कैंडिडेट की हो ये जरूरी नहीं है। सो ए कैंडिडेट की इज अ सुपर की विद अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स। It is a minimal set of columns that uniquely identifies each row. Example, if both roll number and email are unique, they are candidate keys because they don't have extra info. For example, मैं यहां पे अगर बात करूंगा, रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, ये सुपर की भी है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं है। ईमेल एक कैंडिडेट की है, क्या रोल नंबर और ईमेल एक कैंडिडेट की है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ईमेल रिडंडेंट है, इसमें ईमेल एक अननेसेसरी एट्रीब्यूट है।
और अगर आप रोल नंबर को अननेसेसरी मानोगे आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो। द पॉइंट इज इसमें एक दोनों में से एक अननेसेसरी एट्रीब्यूट है, तो वो एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक रो ऑफ डेटा को, लेकिन उसमें कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं हो, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। All candidate keys are super keys, but not all super keys are candidate keys. A super key can contain redundant attributes. A candidate key is the most efficient way to identify rules. I hope that makes sense. अब कभी कभी हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है, डेटाबेस में ऐसा एक टेबल होता है जिसमें एक सिंगल कॉलम यूनिक नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है एक डेटा पॉइंट को। इस डेटाबेस टेबल में अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे एक ऐसा रो दे दो जिसका बुक आईडी B001 है, क्या आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उसमें ये है। मैं आपको बोलूंगा कि इसमें एक ऐसा डेटा पॉइंट हो जिसकी स्टूडेंट आईडी S101 है, अगेन नहीं। तो इस केस में आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको कंबाइन करना पड़ेगा। इसमें कैंडिडेट की तीनों को मिला के आप बना सकते हो, बुक आईडी, स्टूडेंट आईडी, इशू आईडी, ये तीनों को मिला के जब आप अपनी क्वेरी लिखोगे और डेटा को रिट्रीव करोगे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इस तरह की कैंडिडेट की को हम बोलते हैं कंपोजिट कैंडिडेट की। सिंपल एज दैट। नो सिंगल कॉलम इज यूनिक। कैंडिडेट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बुक आईडी, स्टूडेंट आईडी, इशू डेट। दिस इज ऑल्सो a super key, but since it's minimal, it's also a candidate key. I hope that makes sense. अभी तक आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं, समझते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इस डिस्कशन को इंटरव्यूज में पूछते ही पूछते हैं, मुझे लगता है 99% ऑफ टाइम्स, और एग्जाम्स में भी आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले प्राइमरी की क्या होता है? आपके क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे जितना मैंने आप सबको पढ़ाया, हमारे डेटाबेस टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं? द आंसर इज यस। और कैंडिडेट की में कोई भी अननेसेसरी एट्रीब्यूट नहीं होता। तो उन कैंडिडेट कीज में जो भी आपका सेट है आप एक सिलेक्ट करते हो, उनमें से कोई भी, उसी को प्राइमरी की बोलते हैं। सो इट्स ए चोजन कैंडिडेट की सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एट रो ऑफ डेटा फ्रॉम ए टेबल यूनिकली। और प्राइमरी की वो यूनिक आइडेंटिफायर होती है। A primary key is a column or group of columns that uniquely identifies each record in a table. It ensures there are no duplicate rows and the key value cannot be null. तो इसकी प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी की, जब आप ये इंप्लीमेंट करते हो ना किसी कॉलम पे, वो हमेशा यूनिक होगा, प्लस उसमें आप नॉट नल, वो नल वैल्यूज अलाउ नहीं करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी की। एग्जाम्पल मेरे पास अगर आप देखोगे, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, इसमें मैंने हो सकता है ऑल्दो इसमें एक ही कैंडिडेट की है, लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो, मैं एक सिलेक्ट करूंगा तो रोल नंबर इस केस में प्राइमरी की बन गई। रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, ईच वैल्यू इज यूनिक एंड नॉट नल, राइट? आई होप दैट मेक्स सेंस। अब यहां पे सवाल है प्राइमरी की वर्सेस कैंडिडेट की। प्राइमरी की वो कैंडिडेट की होती है जिसको आप यूनिक सिलेक्ट करते हो, उनमें से कोई भी एक आइडेंटिफायर रखते हो, आपकी अपनी मर्जी कौन रख सकते हो। सिलेक्टेड एज मेन यूनिक आइडेंटिफायर। कैंडिडेट की इज एनी कॉलम दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। जैसे मैंने बोला, यूनिकनेस मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक। नल अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वन पर टेबल, ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की, सिंपल एज दैट। यहां पे अगर आप देखोगे इस पूरे टेबल में रोल नंबर एक कैंडिडेट की है, ईमेल एक कैंडिडेट की है, लेकिन इन दोनों में मैंने एक को चूज किया रोल नंबर, तो वो प्राइमरी की है। ईमेल इज स्टिल अ वैलिड कैंडिडेट की। आई नो दैट मेक्स सेंस। अब अल्टरनेट की का मतलब क्या है? ये एक और ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये यूजुअली एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगर एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टीचर होगा, वो इस अल्टरनेट की को पढ़ाएगा और ऑब्जेक्टिव डालेगा। अल्टरनेट की वो कैंडिडेट की होती है जिसको आप चूज नहीं करते हो एज प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ये जो ईमेल है ना, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट की। प्राइमरी की मैंने चूज की रोल नंबर, तो जो बची कैंडिडेट की उसी को हम अल्टरनेट की कहेंगे। एवरी टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज, बट ओनली वन इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, द अदर्स बिकम अल्टरनेट कीज। अब यहां पे सवाल है, फॉरेन की का मतलब क्या है? देखो, मेरे पास डेटा ना हमेशा बिखरा होता है, मतलब मल्टीपल टेबल्स में होता है।
अब उन मल्टीपल टेबल्स को हमें डेटा को कभी ज्वाइन करना पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप ज्वाइन कब करोगे? आप ज्वाइन उन टेबल्स को तब करोगे जब उन टेबल्स के बीच में एक वैलिड रिलेशनशिप होगा। और वो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो की यूज होती है ना, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। मेरे पास फॉरेन की एक ऐसी की होती है जिसको हम यूज करते हैं रिलेशनशिप्स के लिए। A foreign key is a column that refers to the primary key in another table. मतलब समझाता हूं, it helps maintain links between related tables. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंपल यहां पे एक टेबल है, लेट मी यूज पेन दिस टाइम। मेरे पास यहां पे एक सिंपल टेबल है स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। मेरे पास यहां पे एक स्टूडेंट आईडी है इसमें, उसके बाद स्टूडेंट का नेम है, और ये किस डिपार्टमेंट से है, तो उस डिपार्टमेंट की आईडी है। परफेक्टली फाइन। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओवर कॉलम्स रोज बनाता हूं। यहाँ पे 01 है स्टूडेंट की आईडी, 02, 03, स्टूडेंट का नाम है ABC, डिपार्टमेंट आईडी है 001, 002, 003। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं इस टेबल को देख के मुझे बताओ ये जो स्टूडेंट ए है ये किस डिपार्टमेंट से, क्या आप बोल पाओगे? नहीं, आप बोल पाओगे ये उस डिपार्टमेंट से है जिस डिपार्टमेंट की आईडी 001 है। आपको मैं बोलूंगा उसका नाम, आप नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हमारे पास एक और टेबल जरूरी होगा जो कुछ इस तरीके से बना होगा, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी होगी और जिसमें मेरे पास डिपार्टमेंट का नेम होगा, कुछ इस तरीके से। यहां पे मेरे पास अगर मैं बताऊं इस तरीके से होगा 001, लेट्स सपोज ये मैथ डिपार्टमेंट है। मेरे पास 002, लेट्स सपोज ये साइंस डिपार्टमेंट है। मेरे पास 003, लेट्स सपोज ये DBMS का डिपार्टमेंट है। अब जब आपके पास ये दोनों टेबल्स है ना, आप देख के बता पा रहे हो जो ए स्टूडेंट है उसकी डिपार्टमेंट आईडी 001 है, तो इसका मतलब है वो उसका डिपार्टमेंट नेम मैथ है। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा ना, आपके डेटाबेस में दिखाना पड़ेगा ना बाद में एसक्यूएल के थ्रू। आप मत ऐसे बोलोगे अपने इस क्लाइंट को या किसी यूजर को कि तुम्हारा डिपार्टमेंट मैथ है, आपको उसको दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन। अब ज्वाइन कैसे होगा? सिंपल। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो मेरे पास डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट इसकी प्राइमरी की है, बहुत अच्छी। इसी तरीके से ये स्टूडेंट आईडी इसकी प्राइमरी की है। लेकिन क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं ये एक ऐसी की है जो किसी और टेबल के प्राइमरी की पे रेफर कर रही है, इसका जो रेफरेंस है, वो जो पॉइंट कर रही है वो किसी और टेबल के प्राइमरी की पे है। तो ये जो मेरे पास की है वो इस स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की बन गई, ताकि इसके थ्रू जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा मेरे पास एक रिलेशन बनेगी और मैं एक ज्वाइन वाला टेबल आप सबको दिखा पाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ए का टेबल ये रहा, ए का डिपार्टमेंट ये रहा, बी का डिपार्टमेंट ये रहा, सी का डिपार्टमेंट ये रहा। तो ये है मेरे पास एक फॉरेन की जो पॉइंट कर रही है दूसरे टेबल के प्राइमरी की पे, ताकि एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा फॉरेन की का मतलब क्या है। चलो आगे चलते हैं। राइट, तो हमारे पास अगर मैं फिर से बताऊं, a foreign key is a column that refers to a primary key in another table. It helps maintain links between related tables. मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये है स्टूडेंट 101 एलिस कंप्यूटर साइंस, 102 बॉब आईटी। उसके बाद मेरे पास एनरोलमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, ये है एनरोलमेंट टेबल। यहां पे अगर मैं बताऊं, मुझे बताओ किस स्टूडेंट ने कोर्स DBMS लिया है। इस स्टूडेंट को जब आप अकेले देखते हो ना, आप नहीं बता पाओगे, आपको इन दोनों को रिलेट करना होगा। तो यहां पे एक ऐसी की है जो पॉइंट कर रही है किसी और टेबल के प्राइमरी की पे, तो ये जो मेरे पास की है इसको हम फॉरेन की कहेंगे। बाद में इन्हीं फॉरेन कीज को यूज करके, इन्हीं फॉरेन कीज को इक्वेट करके मैं एक रिलेशनशिप निकाल सकता हूं और आपको एक बेटर टेबल दिखा सकता हूं ज्वाइन वाला, जो कि हम बाद में करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है फॉरेन की? क्रिएट्स अ लिंक विद अनदर टेबल। It cannot have duplicate values. Can be null. Possible है. Value must exist in the referential table primary की। इसका मतलब क्या है वो यहां पे समझते हैं एक सेकंड में। पहले कंपैरिजन कर लो। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो, फॉरेन की एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। यूनिकनेस मस्ट बी यूनिक, कैन हैव डुप्लीकेट्स, नल अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड, लोकेशन इन द सेम टेबल, रेफर्स टू अनदर टेबल्स प्राइमरी की। अब यहां पे एक कंसेप्ट है, जो यहां पे चौथी लाइन है ना, इसको एक कंसेप्ट बोलते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलता है
कि इंश्योर करो, ये जो कंस्ट्रेंट है ना यहां पे, ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेन की का वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जिस भी टेबल के साथ ये रिलेशन कर रहा है उसकी प्राइमरी की में। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉरेन की का वैल्यू है 101। 101 डिपार्टमेंट कौन है, वहां पे जब मैं डिपार्टमेंट में गया वहां पे प्राइमरी की में 101 था ही नहीं, तो ये रेफर किसको करेगा, ये तुम्हें बताएगा क्या। तो जब ऐसा केस होता ना, इसी को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। हम मेंटेन करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को, वो इंश्योर करता है कि फॉरेन की का वैल्यू इट मस्ट मैच विद एग्जिस्टिंग प्राइमरी की वैल्यूज। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ रूल। चलो पहले मैं समझाता हूं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर वापस आते हैं। मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे एक स्टूडेंट्स का टेबल है ना, उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे एक एनरोलमेंट का टेबल है, वेरी गुड। इसमें मेरे पास एलिस है, प्राइमरी की 101, 102, 103, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। यहां पे इस टेबल को देख के क्या आप बता सकते हो कि इस जो ये स्टूडेंट है जिसका कोर्स डीबीएमएस है उसका नाम क्या है, आप बताओगे एलिस। वेरी गुड, ये यहां पे पॉइंट करता है क्योंकि इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मैं अगर यहां पे 102 पे बताऊंगा, आपको बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम किस स्टूडेंट का है, आप बताओगे सर ये जो वैल्यू है ये इस प्राइमरी की को पॉइंट करता है, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये बॉब का है। फिर मैंने यहां पे इस टेबल के अंदर 105 लिखा है, आपको बताओगे किस स्टूडेंट ने नेटवर्क्स लिया है, तो आप इसको ढूंढोगे ना इस वाले टेबल में, बट वहां पे तो प्राइमरी की, किसी भी प्राइमरी की के वैल्यू को पॉइंट ही नहीं करता है। यही चीज है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट। इन द एनरोलमेंट टेबल स्टूडेंट आईडी इज द फॉरेन की दैट रेफरेंसेस टू द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट, मतलब रोल नंबर। Row 1 and row 2 are valid because 101 and 102 exist in the student's table. Row 3 violates referential integrity because 105 does not exist in the student's table. तो वही है, referential integrity is a rule in database management system that maintains consistency between related tables. And it ensures that a foreign key value in the child table always refers to a valid record in the parent table. This prevents invalid or orphan records from being created. For example, a course enrollment record must refer to an existing student. If the student does not exist, the enrollment record also cannot exist. This is what referential integrity means. What if referential integrity is broken? If a foreign key references a non-existing primary key, DBMS will either throw an error, या तो error throw करेगा, या तो प्रिवेंट करेगा डिलीशन ऑफ रेफरेंस्ड रोज इन दैट पर्टिकुलर रो, और कॉज ऑर्फन रिकॉर्ड्स विच आर डेंजरस फॉर डेटा क्वालिटी। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा। अब यहां पे इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अराउंड, ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब क्या है, ये कौन सा रूल है। ऑन डिलीट कैस्केड एक ऐसा रूल है जो हम यूज करते हैं विद अ फॉरेन की, ये मैं बाद में दिखाऊंगा भी, जब हम एसक्यूएल के थ्रू इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे दिखाऊंगा भी ये ऑन डिलीट कैस्केड। ये एक रूल है जो हम यूज करते हैं फॉरेन की के अंदर इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये रूल क्या करता है, व्हेन अ रिकॉर्ड फ्रॉम द पैरेंट टेबल इज डिलीटेड, मतलब इसमें अगर मैंने इस को डिलीट किया, पैरेंट में डिलीट किया, ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन द चाइल्ड टेबल आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड एज वेल। जब यहां पे स्टूडेंट ही नहीं रहा तो इस स्टूडेंट का एनरोलमेंट का सेंस क्या है, वही है मेरे पास ऑन डिलीट कैस्केड। व्हेन अ रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड, all the related records in the child table are automatically deleted as well. This helps in maintaining referential integrity because no orphan records are left behind. तो अगर वहां पे मैंने प्राइमरी की का कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो जो मेरे पास रिलेशनल टेबल है नीचे चाइल्ड, उसमें भी उसके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। आई होप दैट मेक्स सेंस। विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द कीज। प्राइमरी की हमने समझा, फॉरेन की हमने समझा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, उसके साथ साथ कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, उन सब के बारे में हमने समझा। अब समझते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कुछ रूल्स, क्योंकि हमने एंटिटीज तो समझे, एट्रीब्यूट्स भी समझा, डोमेन भी समझा। अब उन सब को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे। क्या होते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वो रूल्स होते हैं जो आप अप्लाई करते हो एक डेटाबेस पे ताकि आप इंश्योर करो डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। मतलब दे रिस्ट्रिक्ट इनवैलिड डेटा
फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू टेबल्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा आपके डेटाबेस टेबल में एक एज एट्रीब्यूट है। तो जब आप एक फॉर्म एक फ्रंट एंड यूजर को दोगे ना, तो एज में अगर उसने -20 लिखा, वो चलेगा? नहीं चलेगा। बट वो इंश्योर कौन करता है? वो करता है यही इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। वहां पे हम एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करेंगे जो मेक श्योर करेगा कि एज हमेशा 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव वैल्यू, राइट? अ फॉरेन की, these rules help maintain the correctness of stored data. फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी की एक कंस्टेंट है, ये इंप्लीमेंट करता है प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ये प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, क्योंकि मैंने आपको प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी बताई थी, यूनिक एंड नॉट नल। फॉरेन की कंस्टेंट, जब फॉरेन की कंस्टेंट इंप्लीमेंट करते हो, इसका मतलब है कि इंश्योर करता है वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स मेक डेटाबेसेस रिलायबल एंड एरर फ्री। चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला है नॉट नल। यहां पे मैं कुछ एसक्यूएल का एक सिंटेक्स लिख रहा हूं। हमने एसक्यूएल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहा है हाई लेवल पे कि ये क्या हो सकता है। नॉट नल का मतलब ये है कि आपने एक एंटिटी के अंदर एक एट्रीब्यूट को डिफाइन किया और आप चाहते हो कि जब भी मैं इस टेबल में इस एट्रीब्यूट का वैल्यू यूजर से मांगू, यूजर एक वैल्यू 100% ऑफ टाइम डाले, तो उस केस में उस एट्रीब्यूट के सामने आप नॉट नल लिखोगे। तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स। इसमें दो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया, रोल नंबर और उसके बाद नेम, और दोनों के सामने कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया नॉट नल। इसका मतलब यह है कि जब आप बाद में इसमें डेटा इंसर्ट करोगे, आपको रोल नंबर और नेम दोनों के दोनों देने हैं हर टाइम पे। दैट्स व्हाट नॉट नल मींस। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपने एक डेटाबेस टेबल बनाया जिसका नाम है यूजर्स, और उसमें एक एट्रीब्यूट डाला ईमेल, और उसमें कंस्ट्रेंट डाला यूनिक। यूनिक का मतलब यह है कि जब भी आप इस टेबल में इस एट्रीब्यूट के सामने वैल्यूज डालोगे, ये हमेशा वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। दो रोज, दो टपल्स के बीच में कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट यूनिक मींस। ये इंश्योर करता है, ये एक रूल ऐड करता है यहां पे, ऑल वैल्यूज मस्ट बी डिफरेंट। इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए कॉलम। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या मतलब है? मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी कॉलम के सामने, किसी एट्रीब्यूट के सामने प्राइमरी की लिखते हो ना, इसका मतलब है दो प्रॉपर्टीज, दो कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट होते हैं। एक होता है यूनिक, दूसरा होता है नॉट नल। यूनिक, ईच एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी यूनिक, नो डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडीज, और हमेशा देना ही देना है एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद है फॉरेन की। आपने एक कस्टमर आईडी एट्रीब्यूट बनाया, फिर एक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया फॉरेन की, उस फॉरेन की को रेफर किया किसी और टेबल के साथ। इसका मतलब क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे टेबल के अंदर एक कंस्ट्रेंट है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या है कि इसकी मदद से ये इंश्योर करता है कि उस टेबल मस्ट मैच द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। तो ये एक कंस्ट्रेंट है। उसके बाद चेक। कभी कभी आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आप एक डेटाबेस टेबल बना रहे हो जहां पे आप सारे ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स का डेटा रखोगे। अब इस टेबल में मुझे पता है कि जो भी एज होगी वो ग्रेटर देन 18 ही होगी, तो आप चेक करोगे कि जब भी इस टेबल में रो इंसर्ट होता है, चेक करो कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है। अगर 18 से लेस है तो अलाउ नहीं करो, 18 से ऊपर है तब ही अलाउ करो। तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉइज, जिसमें एज के सामने मैंने चेक कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट किया और फिर बताया चेक एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18। दिस मींस यू कैन नॉट इंसर्ट एन एम्प्लॉय यंगर देन 18। यह है चेक कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो सिंपली आपके कॉलम के अंदर हो सकता है। आप कभी कभी, लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने क्या करना है काम, आपने अपने स्टूडेंट कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा लेना है। अब आपने बोला है कि इस कॉलेज के अंदर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन आपने क्या काम किया, अपने कंट्री एक यहां पे ना फील्ड डाला। अब आपको पता है ना कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू इंडिया ही है। हो सकता है आप दो तीन और कंट्रीज का वैल्यू वहां पे रखो ऑप्शन, लेकिन आपने पहले ही डिसाइड किया कि 95% ऑफ स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं, 5% बाहर से आते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पे इस कॉलम की क्या है कि इंडिया 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 होगा। तो आप इस कॉलम को सिंपली बताओगे कि अगर यूजर ने कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट इंडिया रखना। तो इफ ए कंट्री इज नॉट प्रोवाइडेड व्हाइल इंसर्टिंग द डेटा, इट विल डिफॉल्ट टू इंडिया। वो है मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। और ये एक ऐसा टेबल है जिसमें मैंने सारी नहीं तो कुछ कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट किया है।
प्राइमरी की, नॉट, नल, चेक, मेरे पास डिफॉल्ट और यूनिक। तो आप इसको तो हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्योरेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। अभी तक मैं बोलूंगा, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया ना, उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने टेबल बनाया और डेटा इंसर्ट किया, नहीं, उसके अराउंड काफी सारी चीजें होती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टोरिंग डेटा, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर कि हमारे पास सारे कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंटेड हो, हमारे पास जितने भी एंटिटीज हो सब क्रिएटेड हो, उन पे क्या स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड हो, उन पे क्या रूल्स इंप्लीमेंट है वो डिफाइंड हो, केस को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हमारे पास अभी तक सारा का सारा बेसिक फाउंडेशन क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल की। ईआर मींस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, जहां पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया होगा और आपको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक ईआर डायग्राम बनानी होगी। और अगर आप नेक्स्ट आधा घंटा अच्छे से देखोगे ना, 40 मिनट अच्छे से देखोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कोई भी ईआर को अच्छे से बना सकते हो बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ईआर डायग्राम बेसिक्स में हमने अभी तक एंटिटीज को समझा, एट्रीब्यूट्स को समझा, लेकिन अब इनको विजुअलाइज हमें करना है, देखना है ईआर सिंबल्स के थ्रू। तो इसीलिए हमें समझना है पहले ईआर डायग्राम होती क्या है, हमारा मकसद क्या है। मकसद है डेटाबेस को डिजाइन करना। डेटाबेस में हो सकता है 10 से 20 एंटिटीज हो, उन एंटिटीज के अपने एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स के अपनी कनेक्शंस और मल्टीपल टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, वीक एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप्स, डिराइव्ड, कंपोजिट, सिंगल वैल्यू, पता नहीं क्या क्या। अब इन सब को डिजाइन करना है हमें डेटाबेस में, लेकिन उससे पहले हम चाहे तो इनको एक विजुअली भी हम डिजाइन कर सकते हैं, जिससे हमें अपने डेटाबेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इंस्टेड कि हम डेटाबेस में डायरेक्टली जाए और एक एक करके क्रिएट करें, हम विजुअली एक पेज पे या कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करके हम अपने डेटाबेस के पूरे डिजाइन को अपने उस सॉफ्टवेयर या पेज पे खोल सकते हैं और समझ सकते हैं, जहां पे हम सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। सो ईआर डायग्राम इज अ पावरफुल विजुअल टूल दैट रिप्रेजेंट्स entities, attributes and their relationship in a database design। और वो कैसे विजुअली होता है, हम करते हैं शेप्स को यूज, और उन्हीं शेप्स को यूज करके एक हम एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना पाते हैं। द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ कंसेप्चुअल अप्रोच यूज्ड टू डिजाइन डेटाबेस। ये एक कंसेप्चुअल अप्रोच है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स उस डिजाइन करने में इन्वॉल्व है उन सबको हम सेम पेज पे ला सकें, उनको बता सकें कि इसमें ये एंटिटीज हैं, हर किसी एंटिटी की ये एट्रीब्यूट है, उन एंटिटीज के बीच में ये रिलेशन है। इट डिपिक्ट्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस बाय रिप्रेजेंटिंग एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप दैट कनेक्ट देम। अब यहां पे बेसिक हमने समझा था, थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं। एंटिटी क्या होती है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट जो डिस्टिंग्विशेबल होगा फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सेम सिस्टम, जो स्टोर होता है एज डेटा। बुक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कार हो गया। एट्रीब्यूट हो गया उसी एंटिटीज के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ISBN, हॉस्पिटल नेम, कार कलर, इन रेस्पेक्ट दिस, रेस्पेक्ट दिस, रेस्पेक्ट दिस। रिलेशनशिप क्या होता है? एन एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज सच एज पेशेंट इज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। तो ये एडमिटेड तो है ना, ये एक रिलेशनशिप है। ड्राइवर ओन्स ए कार इज ए रिलेशनशिप। इसका मतलब ये दो टेबल्स कनेक्ट होंगे एक और टेबल के थ्रू, जो मेरे पास रिलेशनशिप टेबल होगा। अब यहां पे ईआर मॉडल को बनाने और समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए? Whenever you design a database, we usually follow these multiple steps. Number one is we collect our requirements. Instead क्या हम डायरेक्टली डेटाबेस में जंप करें, स्कीमा को बनाए, कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट करें, कीज को इंप्लीमेंट करें, पता नहीं क्या क्या करें। हम पहले समझेंगे कि हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं, डिजाइन क्या करना चाहते हैं। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, we understand both the functional need and the data requirement from users. Create a conceptual design. फिर जब हमने रिक्वायरमेंट समझी,
फिर कंसेप्चुअल एक डिजाइन बनाएंगे, विजुअल एक डिजाइन बनाएंगे, और उसी के लिए हम ईआर मॉडल को यूज करेंगे ताकि हम मैप कर पाए अपने एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को और रिलेशनशिप्स को। और उसके बाद जब हमने ये बनाया, फिर यहां से ही हम अपने फिजिकल और एक्सटर्नल डिजाइन में स्विच करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, and this will define how the data will be stored, example indexing, and how it will be presented to different users, right? अब यह डायग्राम का आपको इंपॉर्टेंट समझ आ गया होगा। यह हमारा जितना भी डिजाइन का प्रोसेस है उसको काफी सिंपल बनाता है, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। इट सिंपली एक्चुअली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट रिक्वायरिंग टेक्निकल। तो अगर आपके पास टेक्निकल ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ना, अगर आप इस ईआर डायग्राम को एक ऐसे स्टेक होल्डर को दिखाओगे जिसको ज्यादा डीबीएमएस का पता नहीं है, वो भी समझ पाएगा कि यहाँ पे इसका डिजाइन किस तरीके से बन पा रहा है। इट प्रोवाइड्स ए क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इजियर टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले 5 मिनट में बताया कि ईआर डायग्राम के थ्रू हम एक कंसेप्चुअल विजुअल डिजाइन बनाते हैं। तो विजुअल डिजाइन जब बनाएंगे तो हर कोई जो ईआर डायग्राम में इस डेटाबेस में इन्वॉल्व होगा उसका एक रिप्रेजेंटेशन होगा, और वही चीज यहां पे सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स वो चीज होते हैं जो विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स। सबसे पहले मेरे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो मेरे पास डिजाइन है, आई मीन सिंबल है, इसको यूज करके मैं एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आपको इस विजुअल डायग्राम में एक एंटिटी लाइक स्टूडेंट, लाइक डिपार्टमेंट, तो आप इनको एक रेक्टेंगल में कवर करोगे। Rectangle represents an entity in ER model. Ellipse it represents attributes in ER model. तो इस entity के काफी सारे attributes होंगे ना, उन सबको आप ellipse के अंदर रैप करोगे। डायमंड जो मेरे पास ये सिंबल है, ये उन दो entities या दो से ज्यादा entities के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उनको रिप्रेजेंट करता है। याद रखो, रेक्टेंगल हो गया entity, ellipse हो गया attribute, और मेरे पास डायमंड हो गया मेरे पास रिलेशनशिप। उसके बाद लाइन। लाइन सिंपली होता है कनेक्ट एट्रीब्यूट को एंटिटीज के साथ, एंटिटीज को रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप को एंटिटीज के साथ, तो उनके बीच में कनेक्टर जो होता है वो लाइन होता है। अब अगर मेरे पास डबल इलिप्स है, आप कभी देखते हो ईआर डायग्राम में डबल इलिप्स, डबल रेक्टेंगल, तो डबल इलिप्स का मतलब है कि ये वो वाला एट्रीब्यूट है जो मल्टी वैल्यूड है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल इलिप्स से। डबल रेक्टेंगल का मतलब यह है कि एक वीक एंटिटी है। अगर एक ही रेक्टेंगल है ना, उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। डबल मेरे पास है, उसका मतलब है वीक एंटिटी है। एंटिटी फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट है, तो इसको मैंने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। कोर्स, इसको मैंने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। लाइब्रेरी, इसको मैंने एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, दो एंटिटीज होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। जरा यहां पे वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है, क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है जिसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो एग्जिस्ट करता है एक डेटाबेस में इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। वीक एंटिटी जिसका कोई अपना यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होता है, एंड इट रिलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप यहां पे देखोगे ना, मेरे पास स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी है एग्जाम रिजल्ट, इसीलिए मैंने इसको ईआर डायग्राम में डबल रेक्टेंगल में इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है एग्जाम में या इंटरव्यू में भी पूछते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप होती है जो कनेक्ट करती है एक वीक एंटिटी को इसके स्ट्रॉन्ग एंटिटी से, और इसीलिए यहां पे मैंने डबल डायमंड का शेप बनाया है और यहां पे मैंने डबल लाइन बनाई है। क्यों? क्योंकि ये एक वीक एंटिटी है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहते हैं। अ रिलेशनशिप दैट कनेक्ट्स अ वीक एंटिटी टू इट्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी ensures the weak entity can be uniquely identified using the strong entities की plus its own attributes। तो इसके पास अपने attributes होंगे, इसके पास अपने attributes होंगे, लेकिन ये तभी आइडेंटिफाई होगा जब इसके पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प होगी। और जब भी आपके पास एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगी ना, ईआर डायग्राम में हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब एक एक करके एट्रीब्यूट्स को समझते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में, वो भी नोट्स बनाना जितना हो सके ना, याद करना, प्रैक्टिस करना। मैंने आपको बुक की एग्जांपल भी दिखाई, राइट, कि इस बुक को यूज करते हो, नवाथे की है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स
1000 बार बोला मैंने, एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटिटी के। और मैंने आपको यह भी बोला जब भी आपको एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करना ईआर डायग्राम में, हम उसके लिए एक इलिप्स को यूज करते हैं। लेकिन यह हो गया एक नॉर्मल एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट जब भी हमारे पास होगा उसको हम अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे, ओवल शेप। लेकिन की ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वो एट्रीब्यूट है जिससे आप किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे। कंपोजिट हो गया फॉर एग्जांपल एड्रेस। अब एड्रेस को मैं डिवाइड कर सकता हूं स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि एट्रीब्यूट को और मैं डिवाइड कर पा रहा हूं। ये जो मेरे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसको मैं इस तरीके से और फर्दर डिवाइड कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से आप कंपोजिट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हुए एक ईआर डायग्राम में। यह है मेरे पास मल्टी वैल्यूड, जो मैंने ऑलरेडी बताया था डबल ओवल में। तो मल्टी वैल्यूड वो एट्रीब्यूट होगा जिसके मल्टी वैल्यूज पॉसिबल है, लाइक स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, इसमें मल्टी वैल्यूज पॉसिबल है। तो इस वाले एट्रीब्यूट को मैं डबल इलिप्स में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मेरे पास एक इलिप्स है जो डॉटेड है, मतलब ये सॉलिड नहीं है, बंद नहीं है, डॉटेड इलिप्स है, तो इसका याद रखना हमेशा इस तरह का जो एट्रीब्यूट होता है वो डिराइव्ड होता है। मतलब डिराइव्ड एट्रीब्यूट जब भी आपके पास किसी एंटिटी का होगा, उस डिराइव्ड एट्रीब्यूट को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे? इलिप्स से ही, लेकिन वो डॉटेड इलिप्स होगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो अगर मैं यहां पे एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता हूं एक ईआर डायग्राम में, स्टूडेंट एंटिटी है वो रेक्टेंगल में मैंने रिप्रेजेंट किया। अब इसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, यहां पे मैं डैश डालना भूल गया हूं, लेकिन आप इमेजिन करना कि यहां पे इस तरीके से एक डैश है। क्यों? क्योंकि ये एक की एट्रीब्यूट है। फिर ये नॉर्मल एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, ये मेरे पास नॉर्मल एट्रीब्यूट है डीओबी, ये मेरे पास मल्टी वैल्यूड है स्टूडेंट फोन, मल्टी वैल्यूड डबल इलिप्स। ये मेरे पास स्टूडेंट एज, जिसको मैं डिराइव करूंगा डीओबी से, इसीलिए डॉटेड है। ये मेरा एड्रेस है जो है कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो इसके और एट्रीब्यूट्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे। तो ये कंप्लीट ईआर डायग्राम है एक ही एंटिटी की। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ईआर डायग्राम में। आई होप दैट मेक्स सेंस। नाउ बिफोर वी प्रैक्टिस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑन ईआर डायग्राम, हमें यहां पे समझना है ईआर रिलेशनशिप्स। और मुझे लगता है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में, ईआर मॉडल में, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज टॉपिक है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिसमें डरते भी हैं और उनको समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो मैं काफी सिंपल रखने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा रिलेशनशिप का मतलब क्या है। देखो, व्हाट इज अ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल, या एक टेबल में या एक डेटाबेस में रिलेशनशिप का एसेंस क्या है, मतलब क्या है? अ रिलेशनशिप शोज हाउ टू एंटिटीज आर लिंक्ड विद इन द डेटाबेस। इट एक्सप्लेन्स द एसोसिएशन between different entity sets, right? Representation drawn as a diamond, इसको, ये जो डायमंड मैंने है ना, ये मेरी रिलेशनशिप है जो कस्टमर को रिलेट कर पा रही है ऑर्डर से। ड्रॉन एज अ डायमंड शेप बिटवीन एंटिटीज इन आवर ईआर डायग्राम। एग्जांपल, a student enrolls in a course, तो ये enrolls है ना, ये रिलेशनशिप है। इस enrolls को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डायमंड के अंदर, राइट? कस्टमर प्लेसेस एक रिलेशनशिप है। ऑथर राइट्स ए बुक, राइट्स एक रिलेशनशिप है। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब यहां पे एक कंसेप्ट है रिलेशनशिप टाइप और रिलेशनशिप सेट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इसी तरीके से हमारे पास एंटिटी टाइप होता है एंटिटी सेट, राइट? अगर मेरे पास एक एंटिटी है, लेट्स सपोज पर्सन, ठीक है ना? पर्सन मेरे पास क्या है? ये उस एंटिटी का टाइप है। सेट क्या हो गया? सेट हो गया उसी पर्सन का जो डेटा है ना, जो रियल कलेक्शन है ना, ये इसके अंदर जो डेटा है, वैल्यूज हैं, उसी को हम एंटिटी सेट बोलते हैं। इसी तरीके से मेरे पास रिलेशनशिप टाइप क्या है? रिलेशनशिप टाइप है एनरोल्स। लेकिन जब हम बाद में इसको प्रॉपर मैप करेंगे ना एक टेबल में, वहां पे मेरे पास रिलेशनशिप्स बनेंगी, तो वो है मेरे पास रिलेशनशिप सेट। सिंपल एज दैट। इन एन ईआर डायग्राम अ रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। तो डायमंड मेरे पास रिलेशनशिप टाइप है, कनेक्टेड टू एंटिटीज विद लाइंस। देखो मेरे पास इस केस में अगर आप इसकी एग्जांपल लोगे, तो यहां पे ये जेन प्लेसेस तो कस्टमर है, तो एंटिटी टाइप क्या है? कस्टमर है ना? लेकिन अगर मैं एंटिटी सेट की बात करूं तो वो इनका कलेक्शन है, ये है एंटिटी सेट। इसी तरीके से यहां पे जो एंटिटी टाइप है वो है ऑर्डर, लेकिन एंटिटी सेट क्या है? ऑर्डर 101, 102, तो ये मेरे पास एंटिटी का सेट है।
इसी तरीके से रिलेशनशिप टाइप क्या है? रिलेशनशिप टाइप है ऑर्डर्स, राइट? बट रिलेशनशिप सेट क्या है? E1, E2, E3। और इस तरीके से अगर आप देखोगे मेरे पास E1 का रिलेशन है इससे, E2 का रिलेशनशिप है इससे, E3 रिप्रेजेंट करते हैं इस रिलेशनशिप को। A relationship set is a collection of all relationships of the same type between the same entity sets, right? अब यहां पे कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ जार्गन्स हैं जो आपको समझने पड़ते हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड। सबसे पहले डिग्री। डिग्री सिंपली होता है a degree of a relationship set is simply the number of entity sets involved in that relationship, कि उस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द कितने एंटिटीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल यूनरी रिलेशनशिप, इसका डिग्री 1 हो गया। मेरे पास यहां पे एक एंटिटी है पर्सन और रिलेशनशिप है मैरिड। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप देखोगे ना, ये अपने साथ ही रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहेंगे डिग्री 1 यूनरी रिलेशन। बाइनरी क्या हो गया? कोई रिलेशन है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो दो एंटिटीज के बीच में है। स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, तो यहां पे दो एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व हैं, तो इस केस में इसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। मेरे पास टर्नरी, टर्नरी एक ऐसा रिलेशन है जो एक ही रिलेशन है लेकिन तीन एंटिटीज इन्वॉल्व है। डिग्री 3 डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स पेशेंट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू द पेशेंट, राइट? दैट्स द एप्रोप्रिएट रिलेशन हियर। तो तीन एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व हैं, इसको कहेंगे डिग्री 3। उसके बाद एनरी, जहां पे 3 से ज्यादा, या एनरी मतलब एन का जो भी वैल्यू देंगे उतने एंटिटीज इन्वॉल्व होंगे। एन एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप in a large logistics system. Supplier, warehouse, transporter, retailer could all participate in one relationship like supplies to. इस केस में जितने भी इन्वॉल्व हैं उतने नरी की रिलेशनशिप बनेगी। ये हो गया डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। यूनरी 1 डिग्री मतलब एक ही रिलेशनशिप, एक ही इंटिटी इन्वॉल्व कर रही है, तो रिलेशन है उसमें एक ही इंटिटी इन्वॉल्व कर रही है खुद के साथ ही। पर्सन मैरिड टू, तो अगर आप इस केस में इस एग्जांपल देखोगे, यहां पे अगर मैं वापस जाऊंगा, यहां पे जो रिलेशनशिप है ना, पर्सन मैरिड टू, वापस उसी में पर्सन में ही होगा, है ना? पर्सन पर्सन के साथ ही शादी करेगा ना, ये यूनरी है। यहां पे देखोगे स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, दो एंटिटीज। डिग्री 2 टर्नरी आपको समझ आ गया, एनरी भी समझ आ गया। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट पे जिसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। और मुझे लगता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी को बताऊंगा 5 स्टार रेटिंग, वो यही होगा, कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी के अराउंड मुझे याद है मेरा जब डीबीएमएस का एग्जाम था तब भी आया। तो कार्डिनैलिटी को समझना है क्या होता है। कार्डिनैलिटी होता है सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। एक एंटिटी के अंदर कितने पॉसिबल पार्टिसिपेशंस हो सकती है एक रिलेशनशिप के लिए। कार्डिनैलिटी इज अ नंबर, तो नंबर है, ये एक नंबर होगा, इंटीजर होगा। एन एंटिटी, एक एंटिटी कितना पार्टिसिपेट करेगी एक रिलेशनशिप में, और इसी की वजह से आप डिफाइन कर पाते हो कि एंटिटीज किस तरीके से लिंक है एक डेटाबेस में। इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग नंबर्स और सिंबल्स नियर द रिलेशनशिप लाइंस इन एन ER डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, A teacher can teach multiple classes. तो एक एंटिटी में मेरे पास एक टीचर है ना, कुछ इस तरीके से टीचर, वो ये भी एक एंटिटी है, क्लास भी एक एंटिटी है, इसमें टीचर होगा, टीचर ABCD, क्लास होगा XYZ, है ना। और इनके बीच में जो मेरे पास रिलेशनशिप है वो है टीचिंग। अब यहां पे अगर आप इस रिलेशनशिप को देखोगे, एक टीचर मल्टीपल क्लासेस को पढ़ा सकता है। एक टीचर A can teach class X, टीचर A can teach class Y, टीचर A can teach class Z। तो एक ही टीचर, इस एंटिटी में एक टीचर पार्टिसिपेट कर पा रहा है मल्टीपल क्लासेस के लिए, तो इस तरह की रिलेशनशिप को वन टू मेनी। तो जो 1 है ना, M है ना, इसी को कार्डिनैलिटी कहते हैं। जो हम इस नंबर्स को यहां पे लिखते हैं इसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। अब यहां पे इसी कार्डिनैलिटी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप है। अब कौन कौन सी रिलेशनशिप है? आपने सुना होगा 1:1, आपने सुना होगा 1:M, आपने सुना होगा M:1, और आपने सुना होगा M:N, राइट? 4 तरह की रिलेशनशिप्स हमारे पास टोटल है, और इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे 1:1 का मतलब होता है one entity from set A is related to only one entity from set B and vice versa। याद रखना, जब भी आप रिलेशनशिप को पढ़ोगे ना, आपको दोनों साइड से पढ़नी है।
हम करते हैं एक ही साइड से पढ़ते हैं 1:1, ये यहां से भी 1:1 है। इस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 1:1 वहां से भी है। जरूरी नहीं है जो आप लिखोगे उसी तरीके से वहां से भी होगा, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। इस केस में वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंटिटी फ्रॉम सेट बी एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिलेशनशिप है, पर्सन पासपोर्ट दो एंटिटीज हैं और रिलेशनशिप है हैज। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, अगर आप इसको एक टेबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे ना, हमेशा एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट होगा। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि एक पासपोर्ट एक ही पर्सन को बिलोंग करेगा। दोनों तरफ से रीड करो। सो अगर आप देखोगे P1 पासपोर्ट 3, P2 पासपोर्ट 4, P3 पासपोर्ट 1, P4 पासपोर्ट 2, तो एक 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 दोनों साइड से इसको 1:1 कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किसी हद तक कि 1:1 का मतलब क्या है और इंटरव्यूज और एग्जाम्स में क्या सवाल आते हैं। मेरे पास एक रिलेशनशिप है राइट नाउ, कुछ इस तरीके से मेरे पास एक रिलेशनशिप है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज टेक नोट्स। रिलेशनशिप जो मैंने एग्जांपल ली थी वो पर्सन की थी और यहां पे मेरे पास पासपोर्ट है और इसके बाद इनके बीच में एक रिलेशनशिप है कुछ इस तरीके से, है ना। और वो रिलेशनशिप क्या है, वो है हैज, पर्सन हैज पासपोर्ट। और अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप वी हैव अंडरस्टूड इसकी कार्डिनैलिटी है 1:1। लेकिन ये तो है ER डायग्राम में। ऑफ कोर्स जब हम एक डेटाबेस की बात करेंगे वहां पे हम इनको प्रॉपर डेटाबेस में टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा, मैं कुछ इस तरीके से एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं पर्सन के बारे में, छोटा सा एक टेबल, राइट। कुछ इसी तरीके से यहां पे भी मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं एक डमी डेटा डालूंगा। मेरे पास अगर मैं पर्सन की बात करूं तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो अगर मैं वो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूंगा, यहां पे होगा PID, है ना, P नेम हो सकता है, पर्सन का जेंडर हो सकता है। इसी तरीके से यहां पे भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अपनी मर्जी है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। मेरे पास हो सकता है यहाँ पे PID होगा, PPID लेट्स सपोज, राइट, क्योंकि सेम नहीं रखते हैं। और उसके साथ साथ PP का लोकेशन, पासपोर्ट का लोकेशन या जो भी, राइट, इररिलेवेंट कंसेप्ट समझना। तो यहाँ पे डेटा होगा 01, 02, 03, ये है पर्सन की ID। पर्सन का नेम है ABC, जेंडर है मेल फीमेल मेल। पासपोर्ट ID है 001, 002, 003, पासपोर्ट लोकेशन है XYZ। यही होगा ना, इसमें ये डेटा होगा, इसमें ये डेटा होगा। अब इस रिलेशनशिप को कैसे मैं डिनोट करूंगा, रिलेशनशिप भी एक टेबल ही होगी, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करूंगा। ओके, अब इसकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये पर्सन और पासपोर्ट के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। तो वहां की आईडी और यहां की आईडी मैच होगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे मेरे पास ये रहा इसका प्राइमरी की, ये रहा इसका प्राइमरी की, वही है ना। तो अगर मैं एक रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करूंगा इस केस में, क्या मैं बोल सकता हूं इसमें मेरे पास PID आएगी और उसके बाद PPID, ये दो एट्रीब्यूट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप है ना। हो सकता है यहां पे और एट्रीब्यूट्स हो, वो तो होंगे, लेकिन मेरे पास यहां पे ये एक रिलेशन होगी ही होगी, नो मैटर व्हाट। अब उसके बाद यहां पे क्या वैल्यूज होंगी, जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप होगा, लेकिन वैल्यूज बेस्ड होते हैं रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोलूंगा 01 मैप है 003 से, 02 मैप है 001 से, 03 मैप है 002 से। 1:1 का मतलब यह है कि PID का एक वैल्यू होगा, वो एक ही वैल्यू से मैप होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये है 1:1 का मतलब। 01 एक ही बार होगा, यहां से एक ही वैल्यू के साथ मैप होगा, 1:1। 02 एक ही बार होगा, यहां से भी एक ही वैल्यू के साथ मैप होगा। तो इस साइड से भी यूनिक है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड है, इस साइड भी यूनिक है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड है। ये होता है 1:1 का रिलेशनशिप। अब यहां पे सवाल है कि इन दोनों में से आप फॉरेन की किसको बनाओगे, क्योंकि इवेंचुअली टेबल्स को मर्ज करना है ताकि हम ज्वाइन कर सके, राइट। अब यहां पे ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में प्राइमरी की कौन सी है, बाद में हम फॉरेन की बात करेंगे। इन दोनों में अगर आप देखोगे प्राइमरी की कोई भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों में यूनिकनेस है, दोनों में नॉट नल है, डुप्लीकेशन नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं इस केस में इसको प्राइमरी की बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली इसको मैं फॉरेन की बनाऊंगा, राइट। डिपेंड करता है ना, आप दोनों में से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो रिलेशनशिप टेबल में। अब अगर मैं मर्ज करूंगा इस केस में, तो सिंस ये फॉरेन की है,
तो यहां पे मैं इसको इसके साथ मर्ज करूंगा, तो मेरा रिजल्टेंट टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। रिलेशनशिप को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, पी आईडी, पी नेम, पी जेंडर एंड पी आईडी। तो मेरे पास ये प्राइमरी की मेंटेन हो रही है 01, 02, 03, ए बी सी, मेल फीमेल मेल। अब पीपीआईडी क्या है 003, 001, 002। तो ये रही मेरे पास फॉरेन की अभी, और ये रही मेरे पास प्राइमरी की। आप चाहो तो इसको इसके साथ भी लिंक कर सकते हो, उस केस में ये प्राइमरी की बनेगी और ये मेरे पास फॉरेन की बनेगी। ये होता है 1:1 का मतलब कि दोनों साइड से यूनिकनेस है, दोनों साइड से नो डुप्लीकेशन और दोनों साइड से नॉट नल वैल्यूज हैं, और इस चीज को हम कहेंगे क्या 1:1। आई होप समझ आ गया। अब दूसरी रिलेशन हमारे पास है 1:m। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू भी। वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए कैन बी रिलेटेड टू मेनी एंटिटीज फ्रॉम सेट बी, बट बी कैन ओनली रिलेट टू वन फ्रॉम ए। व्हाट डज दैट इवन मीन? ये समझ नहीं आता है बच्चों को, मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे एक रिलेशनशिप है, टीचर टीचर स्टूडेंट 1:n। एक टीचर काफी सारे बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या यहां पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं काफी सारे बच्चों एक टीचर से पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हम इसको, तो फिर सर कैसे पढ़ते हैं, वाइस वर्सा में कैसे पढ़ते हैं उसको समझते हैं। मेरे पास जो इस वक्त एक रिलेशनशिप है, अगर मैं इस वक्त बताऊं, ये मेरे पास है टीचर, और ये टीचर मेरे पास किसके साथ इसकी रिलेशनशिप है, वो है स्टूडेंट के साथ, यही है ना। और जो रिलेशनशिप बीच में है वो क्या है, वो है टीचिंग, कुछ इस तरीके से टीचिंग टीचर्स, राइट। और इस वक्त जो मेरे पास कार्डिनैलिटी है, वो कार्डिनैलिटी कुछ इस तरीके से है 1:n और 1:m और 1:x, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट। अब अगर मैं इसको एक रियल डेटाबेस में कन्वर्ट करूंगा, राइट, मिनिमाइजेशन मैंने दिखाई कि आपको रिलेशनशिप टेबल को किस तरीके से 1:1 में मिनिमाइज करना है, वो मैंने बताया। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, अगर ऐसे 1:1 है तो फॉरेन की किसको बनाओगे, प्राइमरी की किसको बनाओगे, वो आता है। लेकिन मैं यहाँ पे अब इस चीज को ना थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये रहा टेबल, इस स्टूडेंट टीचर के पास अपनी आईडी होगी, हो सकता है एक नाम होगा, हो सकता है इसकी एज होगी। तो मेरे पास टीचर की अपनी आईडी है, टीचर का अपना नाम है और टीचर की अपनी एज है। तो टीचर की आईडी क्या है 01, टीचर की आईडी क्या है 02, 03, 04, नाम है ए बी सी डी, एज है लेट्स सपोज 70, 60, राइट, 50 एंड 40, ये मेरे पास एज है। नाम यहां पे रिपीट हो सकते हैं, एज भी रिपीट हो सकती है, तो इस केस में ये इसकी प्राइमरी की बन गई। अब अगर मैं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे इसी तरीके से, तो मेरे पास स्टूडेंट की भी अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको अगर मुझे टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरीके से। मेरे पास इसकी भी अपनी एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट्स कीप 3 एट्रीब्यूट्स हियर एज वेल। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होगा, मेरे पास स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, वंडरफुल। स्टूडेंट आईडी है 001, 002, 003, 004, नाम है PQRS, एज है 10, 12, 14, 16। यहां पे भी अगर मैं प्राइमरी की बोलूंगा वो होगी स्टूडेंट आईडी, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इस रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये भी एक टेबल होगा, सिंपल सी चीज है। तो मैं यहां पे इस रिलेशन को अगर टेबल में कन्वर्ट करूंगा, मुझे पता है इस रिलेशन टेबल में एटलीस्ट ये 2 चीजें तो होंगी ही होंगी। क्या क्या होगा, एक मेरे पास होगा स्टूडेंट की आईडी और होगी टीचर की आईडी। उसके बाद और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन को यहां पे समझाने के लिए मैं 2 ही एट्रीब्यूट्स लूंगा। और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहां पे लूंगा टीचर की आईडी और मेरे पास होगा स्टूडेंट की आईडी। अब यहां पे रिलेशन के हिसाब से इसकी में वैल्यू जाएंगे। रिलेशन क्या है 1:n, एक ही टीचर काफी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो मेरे पास इस केस में जो आईडी है वो है 01, ये लेट्स सपोज पढ़ा रहा है 002 आईडी वाले स्टूडेंट को। एक टीचर इस वक्त एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, लेकिन यही एक टीचर किसी और स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है, यही एक टीचर किसी और स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है। कोई और टीचर मेरे पास किसी और स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, लाइक दिस। ये है 1:n। लेकिन एक और चीज, रिवर्स में कैसे पढ़ोगे, एक ही टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, लेकिन अगर मैं यहां से बोलूंगा एक स्टूडेंट के पास एक ही टीचर है, एक स्टूडेंट के पास एक ही टीचर है, तो रिवर्स में इस तरीके से पढ़ोगे।
कि रिवर्स में एक स्टूडेंट के पास एक ही टीचर है। अगर हो गया यहां पे कुछ इस तरीके से 02003, मतलब एक ही स्टूडेंट के पास दो टीचर है। दिस इज नॉट 1:n, दिस इज m:n, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये वैल्यू यहां पे पॉसिबल है ही नहीं। तो 1:1 का मतलब ये है कि यहां पे एक ही टीचर के पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, और रिवर्स में अगर मुझे पढ़ना है एक स्टूडेंट के पास एक ही टीचर है, इसको हम कहेंगे 1:n। जरा इसमें मुझे बताओ, आप प्राइमरी की किसको बोलोगे? प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टीज है? यूनिक एंड नॉट नल। इसमें यूनिक कौन सा है? टीचर आईडी यूनिक है? नहीं, SID। तो इस केस में अगर मैं देखूंगा ये मेरे पास यूनिक है, तो इसको मैं यहां पे बताऊंगा प्राइमरी की, और इसको मैं बताऊंगा फॉरेन की। तो अगर आपको यहां पे अब मिनिमाइजेशन करनी है इन टेबल्स की, मर्ज करना है इन टेबल्स की, ये किस में प्राइमरी की है? ये इसमें। तो यहां पे इन दो का मर्ज होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। और अगर मैं अब इसका मर्ज वाला टेबल बनाऊंगा, वो कुछ इस तरीके से मेरे पास टेबल होगा, जिसमें मेरे पास स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, और उसके बाद टीचर की आईडी होगी। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। ये होता है 1:n और 1:m। जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इसका मतलब है रिवर्स में अगर मुझे पढ़ना है काफी सारे बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, नहीं, वैसा नहीं होता है। इस साइड से डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। तो ये होता है 1:m। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट पे, जिसको कहते हैं many:1। ये उसका उल्टा है। Many entities from set A can be related to one entity from set B, but B is related to only one from A. तो ये उसी का उल्टा है, nothing else. Many employees work in one department, but a department can have multiple employees. जिस तरीके से मैंने वो दो एग्जांपल दिखाए ना, उसी तरीके से इसकी भी एग्जांपल बनाना और समझने की कोशिश करना प्राइमरी की कौन है, फॉरेन की कौन है। और ये सब आपका होमवर्क है। आपको एम्प्लॉइज टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, n:1 कार्डिनलिटी है, यहां से मेरे पास n है, यहां पे 1 है, तो 1:n इस साइड से। अब आपको पढ़ना है कि किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे। उसके बाद अब हमारे पास है many:many। many:many, m:n, n:m, however you want to read it, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। Entities from both sets can be related to multiple entities in the other set. For example, a student can enroll in many courses and a course can have many students. आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि मैंने जो डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को आपको एग्जाम में चिपकाना है, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम इसको किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास रिलेशन क्या है? स्टूडेंट वर्क्स इन कोर्स और स्टूडेंट स्टडी इन कोर्स। तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास है स्टूडेंट, ये क्या स्टडी कर रहा है? किसको? कोर्स को। सो रिलेशन है इनके बीच में, स्टडी, ये कर रहा है कोर्स को। एंड अकॉर्डिंग टू द कार्डिनलिटी, मेरे पास कार्डिनलिटी क्या है? m:n, राइट। अब इस कार्डिनलिटी का मतलब क्या है देखते हैं। अगर मैं इस स्टूडेंट को एक टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ना, लाइक दिस। मेरे पास स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई। तो मेरे पास 01 है, 02 है, 03 है। स्टूडेंट का नेम इज ABC। नेम कैन बी रिपीटेड, नाम में डुप्लीकेशन हो सकती है, इसीलिए यही इसकी प्राइमरी की है। एज है 10, 12, 14। कोर्स मेरे पास अगर मैं इस टेबल को रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। कोर्स में क्या करूंगा? मेरे पास कोर्स की आईडी होगी और उसके बाद लेट्स सपोज कोर्स का नाम होगा। कोर्स की आईडी होगी C1, C2, C3। कोर्स का नाम होगा लेट्स सपोज मैथ, साइंस एंड DBMS। तो इस तरीके से ये दो टेबल्स होंगे। अब अगर मुझे इसका रिलेशनशिप समझना है तो उसका भी टेबल बनेगा, है ना, उसका भी टेबल मेरे पास डेटाबेस में होगा। तो अगर मैं यहां पे m:n कार्डिनलिटी को समझने की कोशिश करूंगा, उसमें ये दो एट्रीब्यूट्स होंगे। हो सकता है और दो एट्रीब्यूट्स हो और चार एट्रीब्यूट्स हो, लेकिन ये दो तो होंगे ही होंगे, SID, CID। m:n का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट के काफी सारे कोर्सेज हो सकते हैं। m:n का मतलब क्या है? रिवर्स में पढ़ोगे, एक कोर्स के काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट एक हैं, काफी कोर्स हैं। स्टूडेंट एक हैं, काफी कोर्स हैं। कोर्स एक है, काफी सारी स्टूडेंट है। कोर्स एक है, काफी सारी स्टूडेंट। तो ये है मेरे पास m:n। अब यहां पे सवाल ये है कि इसमें प्राइमरी की कौन होगा और फॉरेन की कौन होगा।
क्या यहां पे कोई भी यूनिक वैल्यू है? क्या यहां पे कोई भी यूनिक वैल्यू है? C1 डुप्लीकेट, 01 डुप्लीकेट, यहां पे 02 भी हो सकता है डुप्लीकेट। तो इस केस में एक इंडिविजुअल प्राइमरी की नहीं बनेगी। ये है एक, ये मैंने गेट में एक सवाल देखा था, एक इंडिविजुअल प्राइमरी की नहीं बनेगी। तो इन दोनों को मिला के ही कंपोजिट प्राइमरी की बनेगी। तो कंपोजिट प्राइमरी की मतलब मेरे पास प्राइमरी की जो होगी वो सिंपली होगी इन दो एट्रीब्यूट्स का मिश्रण, SID CID। समझ गई बात? तो प्राइमरी की में इसमें सिंपली दोनों यहां पे होंगे प्राइमरी की में। अब यहां पे सवाल है कि क्या आप इसको रिड्यूस कर सकते हो? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट रिड्यूस इट। इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते, इसको एक सेपरेट ही बनाना पड़ेगा जिसमें ये भी फॉरेन की होगी, ये भी फॉरेन की होगी। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। मेरे पास ये भी फॉरेन की है जो इसके प्राइमरी की को पॉइंट कर रही है, ये भी फॉरेन की है जो इसके प्राइमरी की को पॉइंट कर रही है। सिंपल, और कुछ नहीं। आई होप दिस मेक्स सेंस। पुराने इसमें याद रखना, हमेशा याद रखना, जिस साइड से मेरे पास n होता है ना, n वही प्राइमरी की होती है 1:n में। और यहां पे आप सबको समझना है कि प्राइमरी की कंपोजिट की होगी और उसके साथ साथ इसमें एक मर्ज नहीं हो सकता, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एक सेपरेट टेबल ही बनेगा जिसमें दोनों की दोनों फॉरेन कीज होंगी। ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से हम अपने मिनिमाइजेशन भी करते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। मूविंग ऑन, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। अगेन एक सवाल है जिसको मैंने भी अपने DBMS एग्जाम में देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 5-6 यूनिवर्सिटीज के देखे थे, वहां पे पार्टिसिपेशन कंस्टेंट काफी ज्यादा देखने को मिला। दो तरह के पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स होते हैं ER मॉडल डायग्राम में, आप देखते हो या डेटाबेसेस में, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। मीनिंग टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि एवरी एंटिटी इन द सेट, एवरी एंटिटी, हर कोई एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। हर कोई एंटिटी पार्टिसिपेट करनी चाहिए उस रिलेशनशिप में। अगर हमारे पास ऐसी पार्टिसिपेशन हो रही है तो उसको टोटल पार्टिसिपेशन कहेंगे। एग्जांपल, इन ए कंपनी एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी असाइंड टू एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है असाइन, और इनमें जो एंटिटीज है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इनके बीच में जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। ER डायग्राम में हम इसको डबल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन के थ्रू टोटल पार्टिसिपेशन, डबल लाइन। मैंने आपको वीक जब वहां पे था ना कुछ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, वहां पे डबल लाइंस थी, वो टोटल पार्टिसिपेशन होती है। पार्शियल पार्टिसिपेशन, सम एंटिटीज इन द सेट में नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। हो सकता है कभी कभी आपके पास एंटिटीज दो इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप हो, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई एंटिटी उसमें पार्टिसिपेट करे, हर कोई वैल्यू, तो उसमें पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है। इन अ लाइब्रेरी नॉट एवरी मेंबर हैज बोरोड अ बुक, सम मे हैव बोरोड नन एज वेल। इस केस में हमारे पास जो पार्टिसिपेशन होगी वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगी, और इसको हम ER डायग्राम में सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दिस ऑल्सो मेक्स सेंस। अब अभी तक हमने काफी सारे चीजों को डिस्कस किया। जरा यहां पे मुझे एक कमेंट लिखो, सिंस आप फॉलो कर रहे होंगे, इससे मुझे पता भी चलेगा कि कितने बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना। एक ऑनेस्ट फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दो। इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, कितने बच्चे इस वीडियो से एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए या प्लेसमेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अभी तक हमने सारा का सारा ERD डायग्राम्स का फाउंडेशन समझा, सिंबल समझा, सारे कंसेप्ट समझे। अब एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम दी होती है और आपको बताते हैं कि इसका एक ERD डायग्राम बनाओ। सबसे पहला सवाल मेरे पास है, a university needs a database system to manage students course registration। तो यूनिवर्सिटी का एक ER डायग्राम बनाना है। जैसे आपको बोलेगा ना यूनिवर्सिटी, आप खुद से भी एजम्पशंस ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो वहां से बोला है वही चीज एग्जैक्टली बनानी है। यूनिवर्सिटी का एक ER डायग्राम बनाओ, देखो कितनी एंटिटीज पॉसिबल है, हर किसी एंटिटी की कुछ एट्रीब्यूट्स एज्यूम करो और उनके बीच में रिलेशनशिप लगाओ, कार्डिनैलिटी लगाओ, पार्टिसिपेशन लगाओ, हो गया, आपका ER डायग्राम बन गया। नाउ इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट एज वेल, every student is required to enroll at least one course. Each course is handled by exact one professor.
In order to ensure quality teaching, a professor is allowed to teach only one course. Design the ER diagram for this scenario showing all relevant entities, relationships and constraints. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना, ER डायग्राम बनानी है ना, 4 स्टेप्स में उसको सॉल्व करो हमेशा। इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका सोल्यूशन हमेशा निकलेगा। अगर 10 मार्क्स का सवाल है, अगर आप पूरा भी नहीं करोगे तब भी 8 मार्क्स आएंगे गारंटी के साथ, अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझोगे और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। स्टेप 1 है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको सिस्टम दिया गया है, उसमें एंटिटीज को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, डिटरमाइन उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। डिफाइन द एट्रीब्यूट्स, कभी कभी वहां से एट्रीब्यूट्स नहीं दिए होते हैं तो आप खुद से एज्यूम कर सकते हो। स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट्स सच एज कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर ईच रिलेशनशिप टू कंप्लीट द ईआर डायग्राम। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द मेन एंटिटीज इन्वॉल्व्ड, determine the relationship between entities, define the attributes for each entity, and specify the constraints such as cardinality, participation for each relationship to complete the ER diagram. इस सवाल का ER डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था समझते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मेरे पास है वो है डिफाइन द एंटिटीज। इसी तरीके से मैं इसको एग्जाम में भी लिखूंगा। स्टेप 1 लिखोगे, हियर इज द ER डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम, where you will simply write step 1. सबसे पहला जो इसमें A वो है स्टूडेंट, है कि नहीं? स्टूडेंट है। और इसी के साथ साथ स्टेप 1 और 3 को क्लब भी कर सकते हो इसी जगह पे, या सेपरेट भी रख सकते हो। पहला है स्टूडेंट। B है मेरे पास, सिंस यूनिवर्सिटी है तो मैं यहां पे कोर्स, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम समझी है, कोर्स है और हर किसी कोर्स के पास एक प्रोफेसर होगा, तो तीसरा है मेरे पास प्रोफेसर। तो जो भी मेरे पास प्रॉब्लम है, आई विल कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अपने आंसर बुक के सबसे लास्ट में मैं अपने रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करूंगा, उसके बाद इन स्टेप्स को लिखूंगा। यह है नंबर 1। स्टेप 1 इज सिंपली आइडेंटिफाई द मेन एंटिटीज, स्टूडेंट, कोर्स, प्रोफेसर। व्हाट इज स्टेप 2? डिटरमाइन द रिलेशनशिप। डिटरमाइन द रिलेशनशिप, जो वहां से आपको क्वेश्चन में बताया गया है, उन रिलेशनशिप्स को लिखो। हो सकता है आप अपनी साइड से भी कुछ रिलेशनशिप्स एज्यूम कर सकते हो, बिंदास, अलाउड है एग्जाम्स में, आप कर सकते हो। अगर आपको ER डायग्राम अच्छी बनानी है, अगर आपको इसमें लगता है कि मुझे ज्यादा मार्क्स चाहिए, 10 में से 12 चाहिए, तो आप अपनी साइड से भी कुछ रिलेशनशिप्स को एज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो मेरा सवाल है, इस सवाल के हिसाब से एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू एनरोल एट लीस्ट 1 कोर्स, ईच कोर्स इज हैंडल्ड बाय एग्जैक्टली 1 प्रोफेसर। तो ये मेरे पास रिलेशनशिप्स हैं। नंबर A रिलेशनशिप है कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो एनरोल हैं कोर्स में, एनरोल्ड इन कोर्स, यही है ना, सबसे पहली रिलेशनशिप यही है ना। दूसरा है मेरे पास जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर इज टीचिंग द कोर्स, सो प्रोफेसर टीचेस कोर्स। ये 2 मेरे पास रिलेशनशिप है इस वक्त। अभी मैंने कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट नहीं किए, पार्टिसिपेशन इंप्लीमेंट नहीं किए, ये है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 मेरे पास है एट्रीब्यूट्स, आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट का कुछ भी नहीं दिया गया है, कोर्स का कुछ भी नहीं दिया गया, प्रोफेसर का कुछ भी नहीं दिया गया। इस केस में हम एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, बस इतना ही मुझे चाहिए, है ना। हो सकता है आप एज भी ऐड करो, लेकिन मैं मिनिमम रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल इसको दिखाना है अपने टीचर को कि मुझे बनाना आता है, मुझे पता है ER डायग्राम क्या है। उसके बाद इसी तरीके से C की आईडी, C का नेम, यही है ना। उसके बाद इसी तरीके से प्रोफेसर का एम्प्लॉय आईडी और उसी का प्रोफेसर का नाम। तो ये मेरे पास कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैंने डिफाइन किए। अब स्टेप 4 मेरे पास है डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स। एग्जाम में इसी तरीके से लिखना, डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स, नॉट कंस्ट्रेंट्स। मैं यहां पे जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लेकिन आप प्रॉपर एग्जाम में इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना कि ये स्टेप्स हैं। अब यहां पे इसको मैं नए पेज पे लिखने की कोशिश करता हूं। मेरा स्टेप 4 है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना। व्हाट इज माय फर्स्ट कंस्ट्रेंट? अगर मैं सबसे पहले कंस्ट्रेंट की बात करूंगा, मेरे पास ईच स्टूडेंट मस्ट बी लिंक्ड टू एट लीस्ट 1 कोर्स, एट लीस्ट 1 कोर्स। तो जब मेरे पास हर कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा ये टोटल है? ऑफ कोर्स, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है ना, ये टोटल पार्टिसिपेशन है। समझना इस चीज को, नंबर 1 थिंग।
और उसके बाद यहां पे कार्डिनलिटी क्या है, ईच स्टूडेंट मस्ट बी लिंक्ड टू एटलीस्ट वन, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पे ईच स्टूडेंट मस्ट बी लिंक्ड टू एटलीस्ट वन कोर्स, and then if you go through the problem over there, each course is handled by exactly one professor. In order to ensure quality teaching, a professor is allowed to teach only one course. इसमें यहाँ पे एक कोर्स में कितने सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो यहाँ पे नहीं है, बट ऑफ कोर्स एक कोर्स में ज्यादा स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे पास जो पार्टिसिपेशन है, कार्डिनलिटी है, वो m/m। सिंपल, मीनिंग टू मीनिंग। ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स एटलीस्ट ले सकता है और एक कोर्स में ज्यादा स्टूडेंट्स भी होंगे, तो m/m है। Second one, each course exists independently but must be taught by a professor. Each course exists independently but must be taught by at least one professor. By taught by a professor, right? ये है मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोफेसर टू कोर्स रिलेशनशिप इज 1:1। तो यहां पे एटलीस्ट नहीं है, एक कोर्स को एक प्रोफेसर होना ही होना चाहिए, तो 1:1 है मेरे पास यहां पे। और इस केस में अगर मैं व्हाट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन की बात करूं, ईच कोर्स मस्ट बी टॉट बाय अ प्रोफेसर, मस्ट है ना, तो टोटल पार्टिसिपेशन हो गई। तो यहां पे मेरे पास अगेन क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि मैंडेटरी है यहां पे, तो इसको हम कहेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। अब यहां पे मेरे पास कंस्ट्रेंट भी डिफाइन हो गई, एंटिटीज भी, एट्रीब्यूट भी, सब कुछ। तो मैं क्या काम करूंगा, अब मैं यहां पे ER डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ER डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला जो मेरे पास रेक्टेंगल होगा वो होगा स्टूडेंट का, यही है ना, स्टूडेंट का। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास है कोर्स का। तो यहां पे मैं जाऊंगा और कोर्स पे इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये है मेरे पास कोर्स। तीसरा रेक्टेंगल किसका है, तीसरा है मेरे पास एंटिटी प्रोफेसर, क्योंकि 3 एंटिटीज है तो प्रोफेसर है। परफेक्ट। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या मेरे पास व्हाट इज कॉल्ड रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टेक्स कोर्स और असाइंड टू कोर्स। तो मैं यहां पे कुछ इस तरीके से रखूंगा और सिंपली यहां पे लिखूंगा असाइंड। तो आप इसको ठीक करना, ठीक है ना। कोर्स टॉट प्रोफेसर, राइट। तो मैं यहां पे जाऊंगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, एंड आई विल सिंपली क्रिएट दिस थिंग हियर, जहां पे मैं सिंपली यहां पे टॉट रखूंगा। तो अभी मेरे पास सिंपली एंटिटीज है और उनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन अब यहां पे है एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो यहां पे होगा इलिप्स के अंदर होगा, है ना, नॉट लाइक दिस। मैं यहां पे जाऊंगा कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं बन रहा है, तो मैं यहां पे सिंपली एक इस तरीके से डालूंगा और इस तरीके से डालूंगा। इसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यहां पे एक, यहां पे एक। इसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यहां पे एक, यहां पे एक। ये क्या है, ये स्टूडेंट की आईडी है और इसके नीचे अंडरलाइन, क्यों, क्योंकि की एट्रीब्यूट है। फिर है मेरे पास स्टूडेंट का नाम, इसी तरीके से कोर्स आईडी, ये भी अंडरलाइन, क्यों, क्योंकि प्राइमरी की है। इसी तरीके से कोर्स का नाम। मेरे पास यहां पे एम्प्लॉय की आईडी, अगेन एक एट्रीब्यूट है की वाला, तो अंडरलाइन है, और उसके बाद प्रोफेसर का नाम। अब यहां पे कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी मैंने आपको अभी बताया, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में m/n और कोर्स और प्रोफेसर के बीच में 1:1, है ना। अब यहां पे पार्टिसिपेशन कितनी हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पार्टिसिपेशन क्या है, अगर मैं यहां पे बताऊं स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इस असाइंड में क्या है, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। स्टूडेंट एक कोर्स में असाइन होना ही होना चाहिए, तो उसमें मेरे पास क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन, है ना। बट क्या हर कोई कोर्स एक स्टूडेंट असाइन होना चाहिए, नहीं, पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो वहां से पार्शियल। इसी तरीके से मेरे पास अगर मैं बताऊं कोर्स के पास एक प्रोफेसर होना ही होना चाहिए, इसी तरीके से प्रोफेसर के पास एक कोर्स होना ही होना चाहिए, तो टोटल पार्टिसिपेशन। आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 लाइंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये थी मेरे पास ER डायग्राम। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है या गलत लग रहा है तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली, एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। बट आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास ER डायग्राम किस तरीके से बनती है। एक और सवाल है जो कि आपको इस बुक से मिलेगा, नवाथे की बुक से मिलेगा। ये सवाल, कंपनी employs many people, for each employee we store personal and work details,
name, SSN, birth detail, address, salary, sex. Every employee works for exactly one department. Each department has unique number. तो मुझे ये प्रॉब्लम पता है, ये प्रॉब्लम क्या है. आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू जाओ और उसके बाद डायरेक्टली वीडियो को आगे नहीं बढ़ाओ. खुद से पहले ER डायग्राम बनाने की कोशिश करो. जहां पे आपको एट्रीब्यूट्स नहीं निकल रहे, एज्यूम करो. जहां पे आपको रिलेशनशिप नहीं निकल रही है, ऑल्दो यहाँ पे सारी रिलेशनशिप्स दी गई है और उसी हिसाब से ER डायग्राम्स बनाओ. रिलेशनशिप्स के रिलेटेड एजम्पशन नहीं करो. लेकिन अगर कहीं पे एक प्रॉपर खुद से रिलेशनशिप बन रही है, उसको भी डिफाइन करो. अब यहां पे सबसे पहली चीज मैं क्या काम करूंगा, एंटिटीज को डिफाइन करूंगा. वो है स्टेप 1. अब इस केस में मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है. मैंने अलग अलग अपने ER डायग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया. पहले एंटिटी, उसको एट्रीब्यूट, उधर ही उसका एक ER डायग्राम का पार्ट, फिर बाद में मर्ज करूंगा. वो एक और तरीका है ER डायग्राम बनाने का. तो ड्रॉ द कोर एंटिटी सेट्स एंड कीज एंड एट्रीब्यूट्स. मेरे पास एम्प्लॉय है, की है मेरे पास, SSN अंडरलाइन है, बाकी इस तरीके से मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं. ये है मल्टी वैल्यू, राइट. उसी तरीके से मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो है डिपार्टमेंट. ये है डिराइव्ड, ये है की, ये क्या है मेरे पास, मल्टी वैल्यूड लोकेशन. ये सॉरी मल्टी वैल्यूड नहीं है, ये है कंपोजिट. इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना. ये मल्टी वैल्यूड है. ये है मेरे पास की एट्रीब्यूट. तो 2 की एट्रीब्यूट्स डिपार्टमेंट में इधर इस वाली प्रॉब्लम में. फिर मेरे पास है प्रोजेक्ट. इधर आप देखोगे मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर, लोकेशंस एंड नेम, राइट. उसके बाद मेरे पास डिपेंडेंट है, वीक एंटिटी है, तो डबल रेक्टेंगल में है. तो आप देखोगे इसके भी मैंने एट्रीब्यूट्स डाले हैं. फिर मेरे पास क्या है, रिलेशनशिप है. एम्प्लॉय N इज टू 1 डिपार्टमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, यहाँ पे ER डायग्राम को देखना और समझना कि क्यों है. ये मैं होमवर्क आप सबको दे रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ER डायग्राम क्या है. फिर मेरे पास एम्प्लॉय मैनेजर स्टार्ट डेट. ये है रिलेशनशिप का अपना एट्रीब्यूट. तो रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, पॉसिबल हैं. तो यहां पे इस चीज को पढ़ना और समझना इस रिलेशनशिप को क्या है. कंट्रोल्स, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट. आप देखोगे 2 लाइन, टोटल पार्टिसिपेशन. यहां पे व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल पार्टिसिपेशन है. डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट. नॉट नेसेसरी कि हर कोई डिपार्टमेंट के पास प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हर कोई प्रोजेक्ट किसी न किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा, इसलिए यहां से टोटल पार्टिसिपेशन है, यहां से पार्शियल पार्टिसिपेशन है. वर्क्स ऑन, यहां से टोटल, हर कोई एम्प्लॉय, एक हर किसी प्रोजेक्ट के पास हर कोई एम्प्लॉय, राइट. नॉट हर कोई एम्प्लॉय बट एम्प्लॉय है. एक एम्प्लॉय के पास प्रोजेक्ट है ही है, टोटल पार्टिसिपेशन. एक प्रोजेक्ट के को पास एक एम्प्लॉय है ही है, राइट. तो वो टोटल पार्टिसिपेशन है, राइट. तो M/N. सुपरविजन खुद से ही बन रही है, एक यूनरी रिलेशनशिप बन रही है, 1:N है. एम्प्लॉय, सुपरविजन, सुपरवाइजर भी है, सुपरवाइजी भी एम्प्लॉई है. डिपेंडेंट्स कुछ इस तरीके से वीक रिलेशनशिप है और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है. मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होती है, कि डिपेंडेंट एक वीक रिलेशनशिप है जो डिपेंड कर रही है एम्प्लॉय को. और इस तरीके से आपको ये एक कंप्लीट ER डायग्राम बन रही है, जो ER डायग्राम आपको एग्जैक्टली इस बुक से मिलेगी. और जितने भी कॉलेज एग्जाम्स है ना या कॉलेज सेमेस्टर्स है ना, वो यही बुक फॉलो करते हैं और इसी बुक में आपको यही ER डायग्राम मिलेगी. ये आपका होमवर्क है, ये पढ़ना, ये देखना और समझना कि यहाँ पे ये हर कोई चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है. और मैंने इसमें हर एक चीज पढ़ाई है, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि ER डायग्राम्स क्या होती हैं. बाकी आज का ये सेशन मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आया, लेकिन आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आपको मजा आया और जितने भी कंसेप्ट्स हैं क्या वो क्लियर हुई. उसके बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है, मुझे आप रीच करो मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे. सिर्फ पढ़ना है. कोई भी, अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना जो मिडिल क्लास है या जो अभी उस सक्सेस लेवल तक नहीं पहुंचे, याद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है अपनी फैमिली को उस चीज से बाहर निकालना. तो हर किसी घर में एक ना एक को वो करना पड़ता है, एंड आई वॉन्ट दैट टू बी यू. तो इसीलिए पढ़ो. कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, मैं हूं, टीम है, पूरी है. कंसिस्टेंसी से पढ़ो. मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं इस पे, मैंने एक ही शॉट में ये पूरा रिकॉर्ड किया, पूरी एनर्जी के साथ. सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आप सब पढ़नी चाहिए, आपको कॉलेज एग्जाम्स में हेल्प मिलनी चाहिए, प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलनी चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली को वो लाइफ दे पाओ जिसका वो हकदार है और वो आप जो आप देना चाहते हो. तो प्लीज एंड प्लीज पढ़ो. आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उनको फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कि क्या मजा आया, फीडबैक दो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.